एनटीपीसी के खिलाफ आवाज उठाने पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। उनकी पत्नी जो कि पहले विधायक रह चुकी है, उसे नाइटी में ही थाने गिरफ्तार कर ले जाया जाता है। अंबा प्रसाद अपनी माता को जाकर साड़ी पहनाती हैं और अंबा प्रसाद भी जो है वो पूर्व विधायक रह चुकी हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से। अब बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साहू और उनकी माताजी यानी कि पूरा का पूरा सपरिवार टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल के या फिर बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। आज फैसले की घड़ी आ गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और अंबा प्रसाद का आप ये बयान सुनिए। आप लोग एनटीपीसी में एक दबदबा चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए भी कई लोग आपके समर्थन में नहीं है। मसलन की सरकार उसके समर्थन में नहीं है। कई हवालों से ये तर्क दिया जाता है कि भाई अकूत संपत्ति आप लोगों ने वहां रैयतों की लड़ाई से बनाई, मुआवजे की लड़ाई से बनाई, एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल के बनाई। इसकी हकीकत वास्तविक क्या है? क्या वाकई आप लोगों ने पैसा बनाया इसलिए ईडी की छापे हुए? जितनी भी अफवाह है सब गलत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। तो जब कांग्रेस अगर आपको मजबूर करेगी तो क्या एक वैकल्पिक रास्ता रहेगा क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? मतलब जो स्पष्ट रूप से जो लोग समझ सकते हैं, कई चीज़ को हमने स्पष्ट भी किया है, और जो चीज़ को हमने लिखा है उसके लिए आपको 2-3 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। आपके पिता को 3 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। सबसे पहले प्रथम दृष्टया इस पर आपका क्या रिएक्शन? मेरा तो दृश्य देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये किस लिए इतना सारा, मतलब क्या, कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? रामेश्वर उरांव अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। पेशा नियमावली के बनने के बाद लगातार वे पेशा के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। हाल में हमने देखा कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने बयान दिया, इन लोगों पर एक्शन नहीं होता है और सिर्फ आपके पिता पर एक्शन होता है। क्या ये सेलेक्टिव एक्शन है इसलिए क्योंकि आप ओबीसी समाज से आती हैं, या फिर कोई अलग फैक्टर है जो आप देख पा रही हैं? तो ओबीसी एक बहुत बड़ा कारण तो है ही, क्योंकि हमारे साथ हम लोग ओबीसी का चेहरा है। प्रदेश कांग्रेस तो ऐसी चुप हो गई है जैसे स्कूल में हेडमास्टर साहब ने बच्चों को डांट दिया हो और स्कूल से निकालने की धमकी दी। पहला सवाल तो 2-3 सवाल है हालांकि इस पोस्ट से। एक तो हेडमास्टर कौन है? देखिए, हेडमास्टर तो वही है ना जिसके आदेश पे आनन फानन में यह निर्णय लिया गया। कुछ आप बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लेंगी या फिर जिन लोगों या हेडमास्टर के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगी जिस कथित हेडमास्टर का जिक्र आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया? चूंकि बतौर पत्रकार मैं हेडमास्टर के तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखता हूं, जो बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। तो क्या होगा 2-3 महीने में, क्या होने वाला है? ये माफियाओं के पॉकेट में कौन है? पुलिस प्रशासन है। और कौन? सरकार है, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा कार्रवाई तो नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के हाथ में, एनटीपीसी के पैकेट में सरकार है? वैसे ही दिख रहा है ना। आप व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आखिरी बार कब मिली, जब आपने सब कुछ बताया हो बहुत कट टू क्लियर? 100 बार मिले होंगे तो 99 बार हम सिर्फ विस्थापन का बात किए होंगे। हमारे साथ गलत हुआ तो ये चीज़ का हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इस बात को रखेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन बताइए कि इस तरह का चीज़ अचानक से हम लोग को पता चला तो क्या रिएक्शन होगा। हम लोग सोचे कि यहाँ पे पार्टी को हेल्प करना चाहिए, सूद लेना चाहिए। हाँ। ये अन्यायपूर्ण तरीके से मेरी माँ को, पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को उठा के खाली पैर में बिना नाश्ता किए, मतलब अधिकारी लोग आए थे वहाँ पे, मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, तो कम से कम पूछना चाहिए कि मैडम आप 5 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं या 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, आपको जो करना है करके आप चलिए। तो रिस्पेक्टफुली तो कम से कम इतना तो संवेदनशीलता एक अधिकारी को रखना चाहिए। पढ़े लिखे गवार तो नहीं है, मतलब कि ऐसे कौन करता है बताइए? पढ़ा लिखा कोई आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करिएगा कि आप एक थोड़ा सा तो संवेदनशीलता और थोड़ा सा मर्यादा तरीके से आपको मर्यादित होकर कोई काम करना चाहिए। लेकिन उनको उठा के बिना चप्पल भी नहीं पहने दिया गया, कपड़ा भी नहीं पहने दिया गया, नाइटी में उठा के उनको थाना ले गया और पूरा हूटर बजा बजा के, सायरन बजा बजा के, चारों तरफ से पूरा नया जो गाड़ी निकला है सब वहाँ पे पूरा फोर्स पूरा भरा हुआ था। 2000 के लगभग फोर्स था। मेरा तो दृश्य देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये किस लिए इतना सारा, मतलब क्या, कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? क्या सभी रैयतों को एक थ्रेट मैसेज है ये सबके लिए कि तुम्हारे नेता के का ये हालत कर सकते हैं तो तुम लोग के साथ क्या कर सकते हैं? पार्टी कहाँ खड़ी थी आप लोगों के साथ? पार्टी या सरकार या गठबंधन कहाँ खड़ा था? हमने समय समय पे हमेशा एक एक चीज़ का अपडेट पार्टी को देते रही हूँ, और क्योंकि मुझे अब बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि खुद मीडिया में आके जब प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हैं कि पार्टी के संज्ञान में देना चाहिए, तो हमको ये बोलना पड़ रहा है अपना अनुशासन तोड़ते हुए पार्टी का कि हम लोग पार्टी फोरम में मतलब राज्य प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र नेतृत्व तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं जी। और केंद्र में तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें अप्रिशिएट भी किया गया और बोला गया कि तुम लड़ो, और हमारा साथ देने के लिए बोला भी, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए। लेकिन फिर ये सारा चीज़ जो स्टेट में हुआ ये कहीं से तो हुआ है, और
हमको लगता है कि इससे पार्टी बस कमज़ोर होगी, पार्टी मजबूत इस तरह की प्रक्रिया से नहीं हो सकती। मैडम, रामेश्वर राव अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। वे लगातार पेसा के आने के बाद, पेसा नियमावली के बनने के बाद लगातार वे पेसा के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। हाल ही में जब सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ और जब मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, तब उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों का ख्याल नहीं रखा गया इस फ्लाईओवर के निर्माण में। दूसरी तरफ इरफान अंसारी हैं, आप कांग्रेस कोटे के ही मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से भी सरकार में हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं। वे लगातार बयान देते हैं, पार्टी को बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। हाल में हमने देखा कि पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने बयान दिया कि गठबंधन टूट जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, उन्होंने कहा कि भाई निकाय चुनाव के बाद जो है बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन सरकार बना लेंगे। इन लोगों पर एक्शन नहीं होता है और सिर्फ आपके पिता पर एक्शन होता है। क्या ये सेलेक्टिव एक्शन है इसलिए क्योंकि आप ओबीसी समाज से आती हैं, या फिर कोई अलग फैक्टर है जो आप देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ओबीसी एक बहुत बड़ा कारण तो है ही। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हम लोग ओबीसी का चेहरा है और आप देखते हैं कि ओबीसी के जो भी नेता है वो बहुत संघर्ष करके उभर पाते हैं। उनको बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम कभी भी विभाजन से संबंधित कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की और ना ही मेरा कोई ऐसा मानसिकता है। हम सभी को लेके ही हमेशा चलने वाला राजनीति किए हैं, पर इस तरह का टारगेट तो किया जाता है जो हमको मतलब ये सिलेक्टिव टारगेट था, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सबके बस की बात नहीं है लड़ना, क्योंकि आप पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब ये आज लड़ रहे हैं या कल शुरू किए। हम लोग बहुत समय से और 15-20 साल से हमारा परिवार पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, मतलब शुरू से ही पूरा झेला हुआ है। विधायक रही, आपकी माता विधायक रही, मंत्री भी रहे और लगातार संघर्ष करते रहे। 7 साल जेल में भी रहे, सब अलग अलग जेल में रख दिया गया, तो बावजूद उसके हम लोग टूटे नहीं। हम लोग हमेशा इस लड़ाई को ही पकड़ के चले और आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोग ये भी मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि इस लड़ाई में हम अपने मकसद पे पूरा कामयाब भी होंगे। और चाहे जितना भी कांटा बिछा दे, चाहे जितना भी टारगेट कर ले, चाहे जो भी कर ले, लेकिन हमारा ये जो लड़ाई है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। मैडम, आपने एक हालिया पोस्ट किया, मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए वो पढ़ के भी सुना देता हूं कि आपने क्या कहा। आपने कहा कि भाई हेडमास्टर ने एक फटकार लगाई, डांट लगाई और आपके पिता का निष्कासन हो गया। आप अब रुकने, वैसे नहीं लिखा है। हाँ, आप पढ़िए उसको। मैं एक बार पढ़ के अपने दर्शकों के लिए सुना भी देता हूं। मेरा सवाल तो इससे जुड़ा हुआ यही था कि भाई ये हेडमास्टर कौन है जो डांट लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। मैं पढ़ के अपने दर्शकों के लिए सुनाता हूं पहले कि इसमें क्या लिखा गया है। हम तो 2013 का कानून लागू करवा कर ही दम मारेंगे। कोई अगर यह सोच रहा है कि शेर को घायल कर दिया गया है और वह अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो वे जानते नहीं कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है। जेएमएम, झारखंड प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों पर हम अकेले कितने भारी पड़ रहे हैं यह सबको समझ में आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस तो ऐसे चुप हो गई है जैसे स्कूल में हेडमास्टर साहब ने बच्चों को डांट दिया हो और स्कूल से निकालने की धमकी दी। जब उन्हें असलियत और हमारे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का पता चलेगा तो निश्चित रूप से वे हमें न्याय प्रदान करेंगे। आज जो लोग हेडमास्टर की डांट पर मौन धारण किए हुए हैं, जून के महीने में देखेंगे कि वे कहां रहेंगे। जनता बस 2-3 महीने इंतजार करे, इस तमाशे को वही देखेंगे। तो मेरा पहला सवाल, तो 2-3 सवाल है हालांकि इस पोस्ट से। एक तो हेडमास्टर कौन है? देखिए, हेडमास्टर तो वही है ना जिसके आदेश पे आनन फानन में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अनुशासन समिति का बैठक भी हुआ है। और ये आनन फानन में लिया गया ये निर्णय किसके दबाव में लिया गया है? वही हेडमास्टर है जो सरकार चला रहे हैं, वही हेडमास्टर है। वो हेडमास्टर का पता करना आपका काम है और हम भी अपने स्तर से पता कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, आप देखिए कि एक पक्ष है और ऊपर से ये सभी के लिए लगता है कि अलग अलग नियम सेट कर दिया गया। इतने विधायक थे जो मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते थे, उन पे कभी कोई कार्रवाई हमने राजेश नहीं कश्यप ने देखा। तो खुल के कहा कि भाई मंत्रियों का जो व्यवहार है, जो रवैया है, वो बिल्कुल सही नहीं। हाँ। उसके बाद भी कई सारे लोग टीका केंद्र टिप्पणी सरकार के खिलाफ भी है। बोले हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इससे पहले कई लोग बोले हैं। हम आपको बता देंगे सोशल मीडिया में निकाल के कि पार्टी के लोग भी बोले हैं। कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं कि ये कार्रवाई जो होता है उसके खिलाफ भी, जो सरकार की जो नीति नियम है उसके विरोध में भी बोले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे और अचानक से अगर मतलब दुख व्यक्त करते हुए अगर मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी अगर टिप्पणी कर दिए, तब कांग्रेस पार्टी को अचानक से याद आता है कि हम लोग कांग्रेस के हैं। आपको लगा नहीं कि नोटिस भी जारी नहीं किया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना फोन पे बात किया गया, ना कुछ किया गया। आनन फानन में ये सारा चीज़ हुआ है और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। पार्टी को कमजोर करने का ये काम किया जा रहा है, क्योंकि इससे हमको कहीं नहीं दिखता कि इससे कोई पार्टी मजबूत होगी। मैडम, आपने कहा कि 2-3 महीने बाद बहुत कुछ दिखेगा, तो मेरा पहला सवाल तो ये कि क्या एक पॉलिटिकल मूव आपका दिखेगा या कुछ आप बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लेंगी, या फिर जिन लोगों या हेडमास्टर के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगी, जिस कथित हेडमास्टर का जिक्र आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया? चूंकि बतौर पत्रकार मैं हेडमास्टर के तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखता हूं, जो बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, तो क्या होगा 2-3 महीने में? क्या होने वाला है? तो 2-3 महीने पे इंतजार तो कर लीजिए, क्या होने वाला है वो 2-3 महीने पे तो राजनीति तो संकेत का खेल है, तो एक बार सांकेतिक तौर पर आप बता सकते हैं कि क्या होगा? जब हमें
मतलब हमें अगर सारा चीज़ अगर लिखना ही था तो हम मतलब जो स्पष्ट रूप से जो लोग समझ सकते हैं, कई चीज़ को हमने स्पष्ट भी किया है, और जो चीज़ को हमने लिखा है उसके लिए आपको 2-3 महीना तो इंतज़ार करना पड़ेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, पार्टी जिस तरीके से आपके पिता पर पार्टी ने एक्शन लिया, अगर यही एक्शन आज आपके खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ले लिया जाए, जिसमें आपने कहा भी कि मैं आज अनुशासन तोड़कर भी आज पार्टी को लेकर बोल रही हूं, अगर पार्टी ने एक्शन ले लिया तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे अनुशासन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि छिछा लेदर वो लोग कर रहे हैं तो पूरा ही छिछा लेदर हो जाए। आप मेरा छवि अगर जनता के बीच में खराब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे तो आना पड़ेगा, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो तो जनता को पता चलना चाहिए। हम चुप रहेंगे तो जनता मुझे गलत समझेगी। तो मुझे मजबूर किया गया। अब अनुशासन तोड़ने के लिए खुद अनुशासन समिति मजबूर की है मुझे, खुद प्रदेश अध्यक्ष मजबूर किए हैं, इस तरह से झूठ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो झूठ बोल रहे हैं कि हम जब भी परेशानी होता है तो हम लोग सब खड़े रहते हैं। पहला झूठ, दूसरा झूठ कि हम लोग अवगत नहीं कराएं, बिल्कुल अवगत कराएं, और सबसे ज्यादा अवगत कराएं। हमको लगता है इतना हम लोग, जितना हम लोग परेशान करते हैं समस्याओं को लेकर, उतना कोई शायद ही परेशान करता होगा। कमेटी यहाँ बनी भी थी और कमेटी एनटीपीसी गई भी थी। कमेटी बनी, पहली कमेटी बनी जिसमें 3 विधायक थे, राजेश कच्छप थे, सुरेश बैठा थे, रामचंद्र जी थे, सभी लोग गए भी थे क्षेत्र, वहाँ से कुछ रिपोर्ट बना के आए। उस पर क्या हुआ ये अनुशासन कमेटी को देखना चाहिए। फिर उसके बाद भी फिर से कमेटी बनी, क्योंकि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ था, तो उसमें 2 मंत्री को रखा गया था इन सभी विधायकों के साथ। लेकिन उसके बाद एक बैठक भी नहीं हुआ, जो जनवरी में बना था, आज मार्च हो गया, और उसके बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाया, कोई बैठक नहीं। कोई एक भी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।